एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। चूँकि आज रक्षाबंधन का पर्व है इसलिए आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ, चलिए ये टॉपिक्स पे आते हैं, कंटेंट्स पे आते हैं। एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल्स पे काफ़ी लेट वीडियो आ रहा है, लगभग एक सवा महीने हो गए। कोई बात नहीं, अब व्यस्तता का दौर समाप्त हो गया। वीडियोज़ आपको डेली मिलेगा, बस आप अपने प्रेम को बनाए रखिए, चैनल के साथ अपने एफर्ट को बनाए रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि चैनल जो है ग्रो कर पाए। चलिए, आधुनिक काल पे जो आपका कंटेंट्स है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम उस पर भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आधुनिक काल। क्या लिखा हुआ है? आधुनिक काल। लेकिन आपको मैं बताऊँ ना कि किसी भी चीज़ को, कोई भी कार्य जो है एकाएक नहीं होता है। जैसे आधुनिक काल हो रहा है तो आधुनिक काल ये थोड़ा ना कि एकाएक आधुनिक काल आ गया। जैसे हिस्ट्री को अगर मोटे मोटे देखें हैं, सीधे सीधे देखें तो तीन डिविजन्स में डिवाइड किया गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो कहीं कहीं मध्यकाल का समापन होगा तभी आधुनिक काल का प्रारंभ होगा। तो मध्यकाल के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक डेट्स है, आपको याद होगा 1526। क्या समय है? 1526। 1526 में क्या होता है कि भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना होती है। क्या होती है? मुगल वंश की स्थापना होती है। यहाँ पर हम देखें 1526 से 1707, ये एक समय देखिएगा, 1526 से 1707। यहाँ पर मुगल वंश के जितने शासक हुए वह एक से बढ़कर एक तीसमार खां हुए, है ना। तो बहुत ही शक्तिशाली हुए, बहुत ही योग्य हुए। इन्हीं की वजह से जो है मुगल साम्राज्य का डंका जो है विश्व के कोने कोने तक बजा, है ना। इसको हम फेज 1 के तहत देखते हैं और यह समय जो है लगभग 181 वर्षों का था। कितने वर्षों का? 181 वर्षों तक इन्होंने बड़े ही शक्तिशाली से कार्य किया, है ना। किसने? मुगल्स ने बड़े ही शक्तिशाली से कार्य किया। इसके बाद हम देखते हैं एक समय आता है यहाँ पर, ये देखिए 1707 लिखा है, इसमें थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, 3 मार्च 1707। क्या समय है? 3 मार्च 1707 को क्या होता है कि मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक, मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 3 मार्च 1707 को क्या होता है? मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद से जो मुगल वंश का दौर शुरू होता है या नखादे शासकों का दौर शुरू होता है। ये देखिए 1707 से 1857, ये लगभग ये जो दौर था, अगर ये फेज का सेकेंड फेज को देखें तो इस समय जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे ये पूरी तरह से नकारे थे, ये अयोग्य थे, ये लंपट मूर्ख थे, साहे बेखबर थे, मोहम्मद शाह रंगीला थे। इनके मान का शासनकाल नहीं था, ये हरम में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। और इस समय जो है मुगल साम्राज्य, जिसका डंका पूरे विश्व के कोने कोने में फैला हुआ था, वह लगभग टूट के चकनाचूर हो गया और अंग्रेज़ों का अपना पांव फैलाने का, अपना पैर पसारने का अवसर मिल गया, है ना। तो यहाँ पर जो ये मुग़ल शासक हुए, इसको हम उत्तरवर्तीय मुग़ल शासक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तरवर्ती मुग़ल शासक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो ये जो मुग़ल्स हैं, इनका समय अगर देखें तो लगभग ये 150 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 150 वर्षों तक शासन करते हैं। अगर कुल मुग़लों के शासन को देखेंगे तो 331 वर्ष तक, 331 वर्षों तक मुग़लों ने भारत में शासन किया, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ये चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं कि मध्यकाल में जो है, मध्यकाल का एक ड्यूरेशन लंबा गैप्स आप देखोगे 1526 से 1707, 1707 से 1857, लगभग 331 वर्षों तक भारत पर किसी ने अगर शासन किया तो किसने किया? मुग़लों ने किया, है ना। किसने किया? मुग़लों ने किया, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो शासक हैं ये उत्तरवर्ती मुग़ल शासक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो औरंगजेब था जब इसकी मृत्यु हो जाती है 3 मार्च 1707 को, तो ये जानता है कि जैसे सत्ता को हमने प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा है, वैसे हमारे पुत्रों में भी सत्ता को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ ना हो, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष ना हो, इसलिए इसने क्या किया था? साम्राज्य का वसीयत तैयार कर दिया था। बंटवारे के लिए क्या कर दिया था? एक वसीयत तैयार कर दिया था, बंटवारा कर दिया था राज्य का अपने पुत्रों में, ताकि लड़ाई ना हो। तो यहाँ पर देखिए औरंगजेब के मृत्यु के बाद, किसके? औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र थे। क्या नाम था इनका?
मुअज्जम, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, कामबख्श। ये 3 पुत्र जीवित पुत्र रहते हैं। औरंगजेब के मर जाने के मतलब बाद ये उसके 3 पुत्र थे। कौन से? मुअज्जम, आजम और कामबख्श से जीवित पुत्र थे। तो औरंगजेब ने क्या किया था कि इनके बीच क्या किया था, साम्राज्य का विभाजन किया था। जो सबसे बड़ा पुत्र था मुअज्जम, इनके लिए क्या किया था कि राज्य के 12 सूबे, कितने सूबे? 12 सूबे प्लस इनकी राज्य की राजधानी जो होगी वो क्या होगी? दिल्ली होगी। क्या होगी? दिल्ली होगी। राज्य की राजधानी किसको डिसाइड किया था? दिल्ली को। देखिएगा, जो सबसे बड़ा पुत्र था मुअज्जम, इसको राज्य का, अपने साम्राज्य का 12 सूबा दिया और क्या दिया? कहा कि इसके राज्य की जो राजधानी होगी वो क्या होगी? दिल्ली होगा। क्या होगा? दिल्ली होगा। सेकंड की बात करें आजम की, किसकी बात करते हैं? आजम की। तो आजम को कहा कि आजम के जो राज्य होंगे इसकी राजधानी कहाँ होगी? आगरा। कहाँ होगी? आगरा होगी। आजम के राज्य की राजधानी क्या होगी? आगरा होगी। प्लस इसको दक्कन के सूबे दिए जाएंगे। कहाँ के? दक्कन के सूबे दिए जाएंगे। और कहा इसके अलावा मालवा और गुजरात की सूबेदारी भी रहेगी। किसकी की? मालवा और मालवा प्लस गुजरात, है ना। ये अब देखिए आजम को इन्होंने क्या किया, जो दूसरे नंबर के बेटे थे इनको आगरा और दक्कन के सूबे और मालवा प्लस गुजरात का क्षेत्र किसको दिया? आजम को दिया। जो सबसे छोटे बेटे थे इनका नाम क्या था? कामबख्श। और कामबख्श को 2 क्षेत्र दिया, बीजापुर और अहमदनगर। क्या दिया? बीजापुर, यहाँ पे सॉरी, बीजापुर और अहमदनगर प्लस अहमदनगर, ये 2 क्षेत्र इनको दिया। किसको? सबसे छोटे पुत्र कामबख्श को। और नहीं चाहता था कि ये लोग आपस में लड़ाई करें, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, परिस्थितियां पलट जाती हैं। कहते हैं ना कि हम कुछ भी प्लानिंग कर लें, कुछ भी कर लें, जो होना है वही होगा, वो उसको हम बदल नहीं सकते हैं। फिर भी इतिहास है और इतिहास का अध्ययन हम इसीलिए करते हैं कि चीज़ों को, जो चीज़ें बीत चुकी हैं उससे सीखते हुए उस गलती को जीवन में ना दोहराएं। यही बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है। यही इतिहास का महत्व है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1526 से 1707, 1707 से 1857। यहाँ पर 1707, 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के दुर्ग में, कहाँ पर? ये देखिएगा, अहमदनगर दक्षिण भारत में एक जगह है, वहीं पर औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 को, ठीक है। अब देखिए, ये अपने साम्राज्य का क्या कर दिया था? एक वसीयत तैयार कर दिया था ताकि इनके मरने के बाद इनके पुत्रों में जो है उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई ना हो। लेकिन परिस्थितियां जो है कुछ और ही मंजूर था परिस्थितियों को। ये मुअज्जम थे। जब औरंगजेब की 3 मार्च 1707 को मृत्यु होती है तो ये अफ़गानिस्तान एक देश है, आप जानते हैं। इसमें एक जगह है जमरूद। क्या नाम है इसका? जमरूद। यहीं जमरूद में जो है यह थे। कौन? मुअज्जम जमरूद में थे। और जब इनको इनके पिता की मृत्यु की सूचना मिलती है तो फिर यहाँ से ये प्लान करते हैं और रास्ते में कहाँ पे आते हैं? लाहौर नामक जगह पे आते हैं। कहाँ पर? लाहौर, जो पाकिस्तान में है। और यहीं पर अपने आप को बहादुर शाह के नाम से, किसके नाम से? बहादुर शाह के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देते हैं, ठीक है। बहादुर शाह के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देते हैं। कौन? मुअज्जम। और इनकी जो बेटे होते हैं, बहादुर शाह के जो बेटे होते हैं, उनका नाम क्या? अजीम उस शान। क्या नाम है? अजीम उस शान। ये क्या करते हैं? अजीम उस शान क्या करते हैं? आगरा पर इसी समय क्या करते हैं? आगरा पर क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं। इनके बेटे क्या करते हैं? आगरा पर अधिकार कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मुअज्जम जो है अफगानिस्तान में होता है, जमरूद नामक जगह पे होता है। वहाँ से जब पिताजी के मृत्यु की सूचना मिलता है कि औरंगजेब अब नहीं है, मर चुके हैं, तो ये कहाँ चल देता है? लाहौर। वहीं से आता है लाहौर, आता है लाहौर में। अब इसको रुकाता नहीं है तो अपने आप को क्या करता है? हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देता है। अपने बेटे को आदेश देता है, वो क्या करता है? आगरा पर अधिकार कर लेता है। अब देखिए, कहानी गड़बड़ हो गई यहाँ पर, है ना। लेकिन ये इनके जो 2 भाई हैं, आजम और कामबख्श, इनसे क्या करता है ना, इनसे भी बहादुर शाह मेल मिलाप की नीति को अपनाता है और नहीं चाहता है कि भाइयों में खून खराबा हो। लेकिन इनका तो कुछ और ही उम्मीद था। ये आजम भाई साहब क्या करते हैं
जाउज नामक स्थान पे किसको एक जगह होता है जजाऊ। कौन सा जगह है? जजाऊ। देखिएगा जजाऊ। जजाऊ नामक स्थान पर क्या करते हैं, हिंदुस्तान का अपने आप को बादशाह घोषित करने के लिए क्या करते हैं, अपना शिविर लगा देते हैं और बहादुर शाह से युद्ध की, मुअज्जम से युद्ध की तैयारी कर लेते हैं। इस तरह से जजाऊ का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? जजाऊ का युद्ध होता है। किसका? जजाऊ का युद्ध होता है। और यह युद्ध होता है 1707 में। कब होता है? 1707 में होता है जजाऊ का युद्ध जो है ना। जजाऊ का युद्ध जो है 1707 में होता है। कब होता है? 18 जून 1707 को क्या होता है? जजाऊ का युद्ध होता है। और यह युद्ध जो है किसके किसके बीच होता है? मुअज्जम और क्या? मुअज्जम और आजम के बीच। मुअज्जम प्लस आजम के बीच होता है। और इस युद्ध में क्या होता है? आजम भाई साहब वीर गति को प्राप्त होते हैं, मार दिए जाते हैं। इनके पुत्रों की भी क्या होती है? जो इनके पुत्र होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से जजाऊ के युद्ध के बाद से मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम, क्या कहेंगे इसको? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से हिंदुस्तान का अगला बादशाह होता है। अब ये आपने देखा ना, औरंगजेब के मरने के बाद से कितनी कहानियां यहाँ पे होती हैं। बहादुर शाह प्रथम जो है शाह आलम प्रथम के नाम से हिंदुस्तान का अगला बादशाह बनता है, जिसको बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं। नोट्स कर लीजिए बच्चों इसको ध्यान से। आप लोग जितने लोग वीडियोस को देख रहे हो ध्यान से नोट कर लो। सारे डेट और डाटाज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा के दृष्टि से एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अपना एफर्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने एफर्ट्स को दिखाएं, है ना। यहाँ पे देखिएगा, अब हिंदुस्तान का बादशाह कौन बनता है? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम ये हिंदुस्तान का शासक बनता है। और इसका समय जो है वह शुरू होता है 1707 से 1712 ईस्वी तक यह शासन करता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम, है ना। जब बहादुर शाह प्रथम जो है गद्दी पर बैठता है तो उस समय इसकी उम्र कितनी थी? 63 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 63 वर्ष की थी। और एक चीज़ यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताएं कि यह जितने मुग़ल शासक हुए उसमें सबसे वृद्ध शासक था। कौन? बहादुर शाह। सबसे वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति था जो मुग़ल राजगद्दी को प्राप्त किया था। 63 वर्ष की उम्र में मुग़ल राजगद्दी को प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह काफ़ी बूढ़ा है। और कहते हैं लोग कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो मैच्योर होते हैं, तो काफ़ी मैच्योरिटी रहती है बहादुर शाह के पास। और बहादुर शाह का जो भी शासनकाल है वह लगभग समझौते एवं मेल मिलाप समझौते एवं मेल मिलाप के नीति पर आधारित होता है। बहादुर शाह का पूरा शासनकाल ये देखेंगे 1707 से 1712 ईस्वी का जो शासनकाल था वह समझौते और मेल मिलाप के नीति पर आधारित था। इसने जो भी कार्य किया वह सब कहीं न कहीं एक समझौता करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो मिटा दें इसको मिटा दिया जाए अगर आप लोग नोट कर चुके हो तो, है ना। देखिएगा थोड़ा सा इनके बारे में, बहादुर शाह के बारे में देख लें, वीडियोस लंबा ना हो। तो समझौते और मेल मिलाप की नीति करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, जैसे ये सत्ता को प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि राजपूतों के खिलाफ, किसके खिलाफ? राजपूतों के खिलाफ थोड़ा सा क्या करते हैं कि उनको अपने अधीन करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर दो राज्य है, एक है आमेर और दूसरा है मारवाड़। तो आमेर के राजा जो हैं वो कौन है? अजीत सिंह है। कौन है? अजीत सिंह हैं। यहाँ पर आमेर के राजा कौन है? अजीत सिंह हैं। और मारवाड़ में कौन है? मारवाड़ के जो शासक हैं, जो मारवाड़ के आमेर के जो राजा हैं अजीत सिंह हैं। और मारवाड़ के सॉरी आमेर के जो है क्या हैं? जय सिंह हैं। क्या नाम है इनका? जय सिंह, है ना। और मेवाड़ के जो हैं वो अजीत सिंह हैं। क्या नाम है इनका? अजीत सिंह, है ना। तो जय सिंह के स्थान पर, जय सिंह को सत्ता से हटाकर जो है, जय सिंह के स्थान पर जो है विजय सिंह को
सत्ता सौंपना चाहते हैं और इनको अपने अधीन करना चाहते हैं। इसी तरह से मारवाड़ में जो है, मारवाड़ में क्या करते हैं, अजीत सिंह को हटाकर जो है अजीत सिंह को क्या करते हैं, मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं। लेकिन बाद में काफ़ी विरोध होता है और राजपूतों के प्रति अपने नीति को बदलते हुए यथास्थिति को बरकरार कर देते हैं। ठीक, उसके बाद से मराठों के बारे में बात करें तो मराठों को क्या करते हैं, चौथ तो वसूलने का अधिकार देते हैं, सरदेश मुखी तो वसूलने का अधिकार देते हैं। मराठों के बारे में अगर बात करें, राजपूतों को आपने देख लिया, मराठों के बारे में बात करें तो मराठों को क्या करते हैं, इनको जो है सरदेश मुखी, दक्षिण भारत में सरदेश मुखी एक कर होता है मराठों का, जब मराठा पढ़ाएंगे तो आपको पता, इसको वसूल करने का अधिकार देते हैं। लेकिन चौथ कर जो होता है, चौथ कर जो है इसको वसूल करने का अधिकार नहीं देते हैं। तो राजपूतों से आपने संबंध देखा, मराठों से देखा, मराठों के बाद से अब हम किसको देखेंगे, सिखों से देखेंगे। किसको देखेंगे, सिखों से देखेंगे, है ना। सिखों के बारे में कहा जाता है कि जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था तो ये जो गुरु गोविंद सिंह थे, क्या नाम था इनका, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, इनका साथ दिया था। किसका, बहादुर शाह का साथ दिया था। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने साथ दिया था। इसलिए गुरु गोविंद सिंह को 5000 का जात और 5000 का सवार प्रदान किया, है ना। बाद में गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जो चेले होते हैं, बंदा बहादुर, क्या नाम है इसका, बंदा बहादुर, इससे जो है इनका संबंध अच्छा नहीं रहता है और इन्हीं के साथ युद्ध करते समय 27 फरवरी 1712 ईस्वी को घायल होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके समय में एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है और वो यह है कि एक डच प्रतिनिधि जो है जेसुआ केटलार के नेतृत्व में आया था। डच प्रतिनिधि 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि जो है, डच शिष्टमंडल जो है 1711 ईस्वी में जेसुआ केटलार के नेतृत्व में इनके दरबार में आया था। और इसमें एक पुर्तगाली महिला थी जिसका नाम था जूलियाना। क्या नाम था, जूलियाना। क्या नाम था इसका, पुर्तगाली महिला थी। ध्यान से सुनिएगा भाई, दिखाई नहीं दे रहा हो, क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो वॉइस आपके पास क्लियर जा रहा होगा, चीज़ों को नोट करिएगा। जूलियाना, क्या नाम है इसका, जूलियाना। ये कौन सी महिला है, पुर्तगाली महिला है। इसको जो है बीबी फिदवा, क्या उपाधि है, बीबी फिदवा की उपाधि प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, बीबी फिदवा की उपाधि देते हैं। बीबी फिदवा की उपाधि प्रदान करते हैं इन्हीं के समय, बहादुर शाह प्रथम के समय। ठीक है, और उसके बाद से बात करें अगर इनका जो है तो बुंदेल और जाटों से इनका संबंध अच्छा था। ये लगभग सबसे मेल मिलाप की नीति अपनाते हैं। बहुत लंबा ये शासन नहीं कर पाते हैं। आप देख रहे हो कि 1707 में बैठते हैं और 1712 में इनकी क्या हो जाती है, 27 फरवरी 1712 ईस्वी को क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। जो बंदा बहादुर है, गुरु गोविंद सिंह का जो उत्तराधिकारी है, सिख सरदार बंदा बहादुर, इन्हीं से एक युद्ध का सामना करते समय ये घायल होते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है ना। इनके बारे में एक विद्वान हैं काफ़ी खां, क्या नाम है इनका, काफ़ी खां। ये इन्होंने इनको एक उपाधि दिया है। कौन सा उपाधि दिया है, साहे बेखबर का। और एक इतिहासकार हैं सिडनी ओबेन, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट हैं जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी लंबा वीडियोस हो रहा है, आप लोग देखिएगा, बताइएगा इस चीज़ को जो है कि क्या कमियां रहीं या मतलब क्या बेटर्स इसमें रहा, और कोई अगर कमी होगी तो सुझाव दीजिएगा। वैसे मैंने अपने तरफ से एफर्ट किया है
बाकी चीज़ें आपके सामने एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि औरंगजेब के मरने के बाद 3 मार्च 1707 की ईस्वी को बहादुर शाह प्रथम जो है उसका उत्तराधिकारी होता है। 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन करता है। इसकी जो पूरी शासन व्यवस्था है वह समझौते और मेल मिलाप के नीति पर आधारित है। इससे बात करें राजपूतों से, मराठों से, सिखों से, जाटों से, है ना, सबसे इन्होंने समझौते की नीति अपनाया और अंततः जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 1712 में, 27 फरवरी 1712 ईस्वी को। इन्हीं को काफ़ी खाने साहिब बेखबर के उपनाम से जो है इनको इंगित किया है। और सिडनी ओवेल्स जो है, जो अंतिम इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि अंतिम मुगल बादशाह हैं जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर काफ़ी महत्वपूर्ण समय में आपके लिए कीमती समय निकाल कर हमने इस वीडियोस को बनाने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शेयर करिएगा और जैसा आपका सुझाव होगा इस कंटेंट्स को हम आगे भी पढ़ाएंगे। इसके बाद जो है जहांदार शाह शासक बनता है उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट।